बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है वो फोर्थ टॉपिक है फॉर द पोस्ट ऑफ जीएसटी जो सिलेबस अपलोड किया गया है एसटीएस पोर्टल पर। आज हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह जितने भी एमसीक्यूज इस इवोल्यूशन से पूछे जा सकते हैं वो इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। सबसे पहले इवोल्यूशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, अच्छा डेफिनेशन से भी पहले मैं आपको बताऊं कि इवोल्यूशन हम पढ़ते किन किन चीज़ों की हैं और हम एवोल्यूशन पढ़ते क्यों हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हमें ये पता नहीं था कि अर्थ जो है वो किस तरह आई और जो है वो यूनिवर्स किस तरह बनी और लाइफ किस तरह आई अर्थ पर। तो वो प्रोसेसेस जिसमें लाइफ जो है वो अर्थ पर आई उनको एवोल्यूशन एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कि यूनिवर्स किस तरह आई, कायनात की तख्लीक किस तरह हुई। तो कायनात जो है ना तकरीबन 20 बिलियंस ईयर अगो पहले बनी है। तो उसके लिए मोस्ट फेमिलर थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। यानी कि एक धमाका हुआ जिससे जो कायनात है वो बनी और एक्सपेंड हो रही है और आज तक हो रही है। एक्सपेंड हुई कायनात बिग बैंग के बाद और आज तक हुई है। एक मास था लाइक, तो उससे जो है वो एक बड़ा धमाका हुआ जिसका नाम बिग बैंग रख दिया उन्होंने। वो थ्योरी बिग बैंग कहलाती है। तो उस धमाके के बाद जो है वो यूनिवर्स बनी और यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हुई उसके बाद और आज तक वो है एक्सपेंड हो रही है। उसके बाद बहुत सारी गैलेक्सीज बनी वहाँ पर, क्योंकि गैसेस बनी थी, गैसेस हीलियम, हाइड्रोजन और बहुत सारी गैसेस मिली। वो गैसेस मिलकर उन्होंने सन बनाया। सन के बाद जो है वो और अर्थ जो गैलेक्सीज बनी, ये सारी की सारी गैलेक्सीज और अर्थ बनी। सबसे पहले सन बना था, सन के बाद जो है वो हमारा सोलर सिस्टम बना उसके बाद, क्योंकि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसको सन कंट्रोल करता है, क्योंकि सन के अंडर द फोर्स वो सारे के सारे जो है वो रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसे हम कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी और उसके सामने जो गैलेक्सी है उसे हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। जो हमारी गैलेक्सी वो है मिल्की वे गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी में हमारे अर्थ आ जाती है। तो यहाँ पर 20 बिलियन ईयर अगो यूनिवर्स बनी, उसके बाद गैलेक्सीज बनी, उसके बाद बनी अर्थ जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ जो है वो तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर अगो बनी। उस अर्थ के बाद होती है ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद होती है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो लाइफ जो है वो अर्थ पर तकरीबन 3.5 या 3 बिलियन ईयर अगो पहले आई। उसके बाद जो है वो अर्थ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स आए, देन यूकैरियोटिक सेल्स आए। तकरीबन यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो 2.5 बिलियन ईयर अगो पहले आए, क्योंकि अर्थ का जो पहला माहौल था वो था रिड्यूस्ड माहौल, यानी कि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, बहुत टेम्परेचर हाई था और उसके अलावा बहुत सारी हार्मफुल गैसेस थी वहाँ पर, यूवी रेस थी। तो वहाँ पर लाइफ का होना पॉसिबल नहीं था थोड़ा। तो उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बने वहाँ पर। पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल्स बने, प्रोकैरियोटिक सेल में भी आर्किया बैक्टीरिया बना जो कि तकरीबन 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता था। उसके बाद जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स बने, फिर यूकैरियोटिक सेल्स बने। यूकैरियोटिक सेल्स कैसे बने, वहाँ पर एक थ्योरी आ जाती है जिसे हम कहते हैं इंडो सिम्बायोंट थ्योरी। इंडो सिम्बायोंट थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है कि किस तरह जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स बने थे। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें जो अर्थ है, अर्थ पर जो लाइफ आई, लाइफ प्रोकैरियोटिक बाद आई यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक बाद जो है वो इस तरह लाइफ जो है वो ग्लोरीफाई होती गई आहिस्ता आहिस्ता। जैसे वक्त गुजरता गया लाइफ भी ग्लोरीफाई होती गई और जो इन्वायरमेंट है अर्थ का वो लाइफ को सपोर्ट कर रहा था। फिर रिड्यूस्ड इन्वायरमेंट से बन गया ऑक्सीडाइज्ड इन्वायरमेंट, यानी कि कम जहाँ पर ऑक्सीजन थी अब वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई। और इस तरह वहाँ पर पानी और ओशंस, रिवर्स और बहुत सारे फॉरेस्ट, जंगलात ये बनना शुरू हो गए और लाइफ जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करना और ग्लोरीफाई करना शुरू होती गई। तो उस लाइफ के प्रोसेसेस को और किस तरह सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल तक लाइफ आई है, उसको एक्सप्लेन करता है इवोल्यूशन टॉपिक। तो ये था पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन इवोल्यूशन का। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन इटसेल्फ है क्या? तो आपको पता होना चाहिए इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल ओवर द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। सो ये इवोल्यूशन एक चेंज होती है जो कि हेरिटेबल चेंज है। हेरिटेबल चेंज का मतलब होता है कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि क्या आए, जो कि जेनेटिक्स में चेंज आए, यानी कि जीन्स में चेंज आए।
उस जीन्स में जैसे ही चेंज आती है पॉपुलेशन में, बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में, ओवर द सक्सेसिव जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में, इस तरह क्या होता है, फिर वो छोटी-छोटी चेंजेस जो हैं वो एक बड़ी इवोल्यूशन करते हैं। तो बेसिकली इवोल्यूशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्रेजुअल चेंजेस होती हैं, और ग्रेजुअल चेंजेस के बाद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल बनाते हैं, बट इट टेक्स टू मच टाइम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर अगो। सो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन इस तरह हम करते हैं। एवोल्यूशन के मैकेनिज्म्स होते हैं यहाँ पर, कि इवोल्यूशन किस तरह होती है, कैसे होती है। देयर आर दी मेनली टू मैकेनिज्म, वन इज दैट द नेचुरल सिलेक्शन, अनदर वन इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन दोनों मैकेनिज्म्स को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले अगर हम देखें तो देयर आर द टू स्कूल ऑफ थॉट। इवोल्यूशन के बारे में दो आइडियाज थे, यानी कि दो जो हैं वो कॉन्सेप्ट थे इवोल्यूशन के। पहला कॉन्सेप्ट जो था, पहला जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था फादर सोरेस का, यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि डिवाइन फोर्सेस पर यकीन रखते थे, यानी कि क्रिएशनिस्ट का यकीन रखते थे। जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को यकीन रखते हैं उसे हम कहते हैं क्रिएशनिस्ट, यानी कि डिवाइन फोर्सेस पर वो यकीन रखते हैं। उसके बाद जो दूसरा थॉट था, स्कूल ऑफ थॉट था इवोल्यूशन के लिए, वो था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होती है ओवर द पैसेज ऑफ टाइम। तो जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, जो कि टू स्कूल ऑफ थॉट में से पहला जो स्कूल ऑफ थॉट था वो था स्पेशल क्रिएशन का, जो कि फादर सोरेस ने दी थी। इसका ये मतलब था कि ये जो जिंदगी है सारी की सारी कायनात में जो भी जिंदगी है वो जैसे क्रिएट की गई थी वैसे ही है, और इसे जो है वो डिवाइन फोर्स ने क्रिएट किया था। और उसके अलावा जितनी भी स्पीशीज हैं इनमें आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, और उसके अलावा जो स्पीशीज हैं वो इम्यूटेबल हैं। इसका मतलब ये है कि चेंज नहीं हुई। इसका मतलब तो यही हुआ कि इवोल्यूशन नहीं हुई। तो स्पीशीज जैसे बनाई गई थी, ऑर्गेनिज्म जैसे बनाए गए थे वैसे ही हैं। तो ये पहला स्कूल ऑफ थॉट था इवोल्यूशन के लिए, ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये पहला आइडिया था जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो कि फादर सोरेस ने दी थी। उसके बाद दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन का, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। चार्ल्स डार्विन फादर ऑफ इवोल्यूशन भी कहलाता है, और इसने ये कहा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने वो इवोल्व हुए हैं, वो आए हैं फ्रॉम द सिंपल फॉर्म, एक ऑर्गेनिज्म से आए हैं, और ये कॉम्प्लेक्स बनते गए हैं, और जो आज प्रेजेंट टाइम जो लाइफ है वो जो है वो किसी न किसी एक सिंगल सेल से आई थी, जो कि पहली बार सेल बना था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इवोल्यूशन का दिया था चार्ल्स डार्विन ने। उसके अलावा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में चार्ल्स डार्विन ये भी कहता है कि ये जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। उसके अलावा जो स्पीशीज हैं वो म्यूटेबल हैं, यानी कि वो चेंज होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो अपने आप को चेंज करती हैं विद द एनवायरनमेंट के साथ। तो ये टू स्कूल ऑफ थॉट थे इवोल्यूशन के बारे में, एक फादर सोरेस का और दूसरा चार्ल्स डार्विन का। पहला था स्पेशल क्रिएशन, जो कि क्रिएशनिस्ट होते हैं, और दूसरा था इवोल्यूशनिस्ट, यानी कि जो इवोल्यूशन पर यकीन रखते हैं। तो ये बेसिकली दो स्कूल ऑफ थॉट थे। उसके बाद अगर हम देखें जो यहाँ पर इवोल्यूशन होता है वो एक्सप्लेन करता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ थ्रू द डिसेंट विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। यानी कि ये जो लाइफ जिंदगी यहाँ पर मौजूद है वो हमेशा, यहाँ पर इवोल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन ये करता है कि वो कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, और जो कॉमन एंसेस्टर है इनका, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है, अपने आप को चेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, और जो प्रेजेंट टाइम जो लाइफ है वो किसी न किसी एंसेस्टर से आई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। इसमें जो की प्रोसेस होते हैं वो म्यूटेशन होता है। अब म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन होता है बेसिकली जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए में, जीन्स में, क्रोमोसोम्स में जो चेंज आती है, उस चेंज के रिजल्ट में जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। सो मेन कॉज ऑफ इवोल्यूशन इज द म्यूटेशन। द म्यूटेशन इज द कॉज ऑफ इवोल्यूशन, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो भी एक बड़ा कॉज होता है इवोल्यूशन का, यानी कि नेचर किसको सपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो ऑर्गेनिजम्स हैं,
एक को नेचर सपोर्ट कर रही है और एक को नेचर सपोर्ट नहीं कर रही। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक हमारे पास जो ऑर्गेनिज़्म है, उनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो सूटेबल है, तो वो सर्वाइव करेगा। अगर दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। और उसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है वो वेल अडैप्टेड है, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, आगे अपनी जनरेशन बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, वो जो है वो एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए वो ऐसे-ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट कर रहा है जो कि उस एनवायरनमेंट में उसको रहने में मदद कर रहे हैं। और दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे कैरेक्टर्स नहीं बना पा रहा। तो सर्वाइव कौन करेगा अल्टीमेटली? जो कैरेक्टर बना रहा है, जो अडैप्टेड है, जो वेल बेटर अडैप्टेड ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि नेचर विल सेलेक्ट व्हिच विल लिव इन दिस एनवायरनमेंट एंड व्हिच विल बी पेरिशेड या एक्सटिंक्ट भी जिसे आप कह सकते हैं। यानी कि कौन एनवायरनमेंट में कौन सर्वाइव करेगा और कौन जो है वो इंडेंजर्ड हो जाएगा या एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन में सिंपली इवोल्यूशन जो होती है वो चेंज होती है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए में ऑफ द पॉपुलेशन। तो इवोल्यूशन हमेशा पॉपुलेशन में होती है। एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इवोल्यूशन किस लेवल पर होती है, तो हमेशा इवोल्यूशन पॉपुलेशन लेवल पर होती है, बट इट टेक्स टाइम ओवर अ टाइम। ये हमेशा टाइम टेकिंग होती है इवोल्यूशन। जब भी जेनेटिक मटेरियल में चेंज आई वो ट्रांसफर होगी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और कुछ वक्त ऐसा आएगा कि वो इतनी चेंज आ चुकी होगी कि एक न्यू स्पेशी बन जाती है, और इसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन हमेशा होती है पॉपुलेशन लेवल पर, यानी कि वो एक इंडिविजुअल में नहीं होगी, वो होगी पूरी की पूरी पॉपुलेशन में, क्योंकि वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर हो रही है वो जेनेटिक चेंज, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से ही होती है इवोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद मैकेनिज्म्स जो कि इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, दे आर दी सेवरल मैकेनिज्म्स। वन इज द नेचुरल सिलेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं मोर ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि मोर जो है वो उनके वो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो जनरेट होंगे, और उसके अलावा जो उनके फ्रीक्वेंसीज होती हैं ट्रेड्स की वो एडवांटेजेस होती हैं और वो एनवायरनमेंट में उनको रहने के लिए काबिल बनाती हैं और वही सर्वाइव करते हैं। तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, दूसरा मैकेनिज्म होता है, इसको एक्सप्लेन करेगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम कहते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में अगर अलील्स अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है, तो वो अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए किसी भी पॉपुलेशन में, तो वो कहलाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। वो भी जनरेशन आफ्टर आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होगी वो चेंज जो अलील में आई है। मेनली जो है वो अलील में चेंज जो आती है वो स्मॉल पॉपुलेशंस में आती है। उसके बाद म्यूटेशन एक बड़ा मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इवोल्यूशन होती है, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से भी इवोल्यूशन होती है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से भी इवोल्यूशन होती है, और म्यूटेशन की वजह से भी इवोल्यूशन होती है। सो दीज आर द मैकेनिज्म्स व्हिच कॉज द इवोल्यूशन। म्यूटेशन क्या है? जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रही है और उससे क्या हो रही है? इवोल्यूशन हो रही है। उसके बाद जीन फ्लो, एक पॉपुलेशन से जीन चला गया दूसरी पॉपुलेशन में माइग्रेट हो गया, तो उसे कहते हैं हम जीन फ्लो। इसकी वजह से इवोल्यूशन होती है। तो नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन और जीन फ्लो, दीज आर द मैकेनिज्म्स बाय व्हिच इवोल्यूशन में अकर। उसके बाद टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन है। टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो देयर आर दी टू टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन। वन इज द माइक्रो इवोल्यूशन, अनदर वन इज द मैक्रो इवोल्यूशन। नाम से क्लियर है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल लेवल पर चेंजेस आएंगी अलील्स में, पॉपुलेशन में, और मैक्रो का मतलब है बड़ी लेवल पर चेंजेस आएंगी। जिस चेंज की वजह से क्या होगा? जिस चेंज की वजह से एक न्यू स्पीशीज बनती है, तो इसको हम कहते हैं मैक्रो इवोल्यूशन। उसके बाद एविडेंस देखें अगर हम, तो एविडेंस हमें मिलते हैं इवोल्यूशन के। एविडेंस फॉर इवोल्यूशन इज ऑब्जर्व इन द फॉसिल रिकॉर्ड्स, कंपैरेटिव एनाटॉमी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एज वेल एज डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रैपिड इवोल्यूशन। These are the evidence of evolution. One is the biogeography. उसके अलावा दूसरा होता है हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी। उसके अलावा तीसरा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद जैसे हम डीएनए एनालिसिस भी कहते हैं, और उसके अलावा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो हम करते हैं, तो वो भी इवोल्यूशन हमें एक्सप्लेन करता है, जैसे कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंस। मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इवोल्यूशन का एविडेंस बायोजियोग्राफी से, जो बायोजियोग्राफी होती है वो भी एक्सप्लेन करती है इवोल्यूशन को।
एक ही जगह पर बहुत सारी स्पीशीज़ प्रेज़ेंट होती हैं। एक ही जगह पर सेम स्पीशी हैं बट उसकी अल्टरनेट फॉर्म्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डार्विन जब गया था गैलापागोस आइलैंड पर, तो उसने क्या देखा? उसने देखा वहाँ पर फिंचेस प्रेज़ेंट हैं, बट जो फिंचेस हैं वो क्या कर रही हैं, वो चेंज उनकी बीक जो है वो शेप चेंज है। चेंज बीक शेप है क्योंकि उनका जो फीडिंग मैकेनिज़्म था वो चेंज था। तो इस हिसाब से उसने ये बताया कि एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से, जगह-जगह के हिसाब से ऑर्गेनिज़म्स चेंज होते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्गेनिज़्म है, एक एरिया पर रह रहा है, जो एंटार्क्टिक एरियाज़ होते हैं अंटार्कटिका के, वहाँ पर ठंड होती है बहुत, वहाँ पर पोलर बियर्स रहते हैं। तो पोलर बियर्स वहाँ से आकर यहाँ पर जहाँ पर वेदर समर हो, यहाँ पर गर्मियाँ हो, वहाँ पर तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो इवोल्यूशन के रिमेन्स हमें मिलेंगे, वो पोलर बियर वालों के वो वहीं से मिलेंगे हमें। तो ये कहलाती है बायोजियोग्राफी। बायो का मतलब होता है लाइफ, जियोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पर लाइफ जो है वो पाई जाए। तो इसलिए वहाँ पर उस एरिया के हिसाब से हम इवोल्यूशन को देखेंगे तो वो कहलाता है बायोजियोग्राफी। इसमें मोस्टली जो है वो मार्सुपियल्स एनिमल्स आ जाते हैं, मार्सुपियल मैमल्स आ जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन्स आते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि सेम इन स्ट्रक्चर होते हैं बट डिफरेंट इन फंक्शंस होते हैं। अब सेम इन स्ट्रक्चर है इसका मतलब ये कि दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, यानी कि किसी एक ही एंसेस्टर से ये आए हैं, बट इनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट हो गए हैं ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल नीड। और उसके बरक्स कंपैरेटिव एनाटॉमी में दूसरा होता है एनालॉगस ऑर्गन, यानी कि ये जो ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिनमें जो स्ट्रक्चर है वो तो डिफरेंट है बट जो फंक्शन है वो क्या है, वो सेम है ड्यू टू देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इस हिसाब से हम क्या देखते हैं, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एक ऐसी इवोल्यूशन है जो कि डाइवर्ज हो रही है, एक कॉमन पॉइंट से निकलकर डाइवर्ज हो रही है। एक दूसरी इवोल्यूशन ये है कि वो कॉमन पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही है। एक कॉमन इंसेस्टर है, वो बहुत सारी स्पीशीज दे रहा है बट उसमें है क्या, उसमें ये है कि उनमें फंक्शंस डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये डाइवर्ज हो रहा है। इसी तरह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है, यानी कि स्पीशीज तो डिफरेंट है बट आके कन्वर्ज हो रहे हैं एक ही पॉइंट पर, उनके फंक्शन सेम बन रहे हैं क्योंकि उनका जो एनवायरनमेंट है वो कुछ इस तरह है कि वो उन्हें सेम फंक्शन परफॉर्म करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, हम इसलिए कहते हैं इनको कि ये होती है एनालॉगस ऑर्गन्स। उसके बाद हम देखते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो होता है वो होता है फॉसिल रिकॉर्ड्स। और फॉसिल रिकॉर्ड्स में अगर हम देखें कि ये इसमें आ जाता है आर्कियोटेरिक्स, एक ऐसा लिंक्ड होता है जिसमें हम देखते हैं कि जो फॉसिल्स होते हैं वो किस तरह इवोल्यूशंस का रिकॉर्ड दिखाते हैं। कि जैसे आर्कियोटेरिक्स होता है ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स में दिखाता है कनेक्टिंग लिंक, कि वो किस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं और किस तरह ये एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद दूसरा होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जहाँ पर हम डीएनए को, प्रोटीन्स को स्टडी करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोटीन्स और डीएनए प्रेजेंट है वो किस तरह मिलती हैं, किस तरह जो है वो एक दूसरे के ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोटीन्स होती हैं वो किस तरह मिलकर यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिजम्स को सिमिलरिटी शो करवाती है, डीएनए और प्रोटीन्स। उसके बाद अ, अगर हम देखें इवोल्यूशनरी थ्योरी इनिशियली जो है वो यहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने दी थी, और उसके अलावा जो अल्फ्रेड वेलेस थे उन्होंने ये मिलकर एक थ्योरी बनाई थी जिसे हम कहते हैं मॉडर्न थ्योरी ऑफ फॉर द इवोल्यूशन। बट जो प्रपोज की थी वो की थी चार्ल्स डार्विन ने। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो पॉपुलेशंस होती हैं वो चेंज होती हैं ओवर द सक्सेसिव जनरेशंस। और उसके अलावा यहाँ पर जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ होती है, यहाँ पर जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ होती है वहाँ पर ऑन द अर्थ, वो जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो होती है अर्थ पर, वो फ्रॉम द सिंपल बैक्टीरिया टू द कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम तक वो जाती है। उसके अलावा ये इस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं, डिसेंड विद द मॉडिफिकेशन। इट मीन्स के जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस तरह मॉडिफाई होकर एक बड़े ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, और जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन।
इस प्रिंसिपल के बेस पर जो एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाता है। की मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अच्छा, अब बात करते हैं पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन पर। तो पैटर्न्स ऑफ एवोल्यूशन में जो सबसे पहला होता है वो होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि एक ऐसा टाइप ऑफ एवोल्यूशन जिसमें एक स्पीशीज जो है वो ब्रांच ऑफ होती है टू और मोर डिस्टिंक्ट स्पीशीज में ड्यू टू देयर जियोग्राफिकल सेपरेशन। जियोग्राफिकल सेपरेशन की वजह से वो एक ही स्पीशी में से बहुत सारी और स्पीशीज बन जाती हैं, बट वो डिस्टिंक्टिव स्पीशीज होती हैं और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होती है इसमें अनरिलेटेड स्पीशीज होती हैं, यानी कि वो डिफरेंट स्पीशीज हैं एक दूसरे से, वो आके एक सिमिलर ट्रेड पर आके मिलती हैं ड्यू टू देयर सिमिलर एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है शार्क और डॉल्फिन की, ये इनकी बॉडी सेम है शेप में, अल्दो दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर डिफरेंट ग्रुप में, हैं डिफरेंट ग्रुप में, बट इनकी जो बॉडी है वो सेम है। वो क्यों? क्योंकि इनका जो एनवायरनमेंट है वो एक्वेटिक, और ये स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है इनकी वो सेम करने में मदद करती है। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। इसी तरह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मैं अगर बात करूँ, जो आर्म ऑफ ह्यूमन है, इसी तरह कैट की आर्म है, और इसी तरह लॉयन की आर्म देखें आप, बेट की आर्म देखें, तो इनमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल फेलेंजेस ये बोन्स सेम होती हैं। तो ये डिफरेंट स्पीशीज हैं बट आके कन्वर्ज करती हैं सेम ही पॉइंट पर। ये क्या शो करवाना चाहते हैं कि ये ओरिजिनेट हुए हैं एक ही पॉइंट से, बट ये जाके डाइवर्ज हो गए हैं ड्यू टू देयर जियोग्राफिकल सेपरेशंस। उसके बाद दूसरा होता है को एवोल्यूशन। को एवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक ऐसी इवोल्यूशन जिसमें दो स्पीशीज साइमल्टेनियसली इवॉल्व हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं को एवोल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्लावर और पॉलिनेटर्स जो है वो को एवोल्यूशन शो करते हैं। एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन में फॉसिल रिकॉर्ड है जो मैंने आपको बताया, आर्कियोप्टेरिक्स है जो कि क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री शो करता है और किस तरह ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और ये शो करवाना चाहता है कि किस तरह जो है वो रेप्टाइल से बर्ड्स बने। और इसी तरह कंपैरेटिव एनाटॉमी है। एनाटॉमी मैंने आपको बताया होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जो है वो आर्म होती है इंसानों की और व्हेल की, बेट की। ये क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं कॉमन इंसेस्ट्री। अच्छा, उसके बाद जेनेटिक्स जो है वो यहाँ पर जेनेटिक्स यानी कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस तरह जो जेनेटिक कोड्स होते हैं वो लाइक ह्यूमन में और चिंपैंजीज में वो बिल्कुल हाईली सिमिलरिटी शो करते हैं ये जेनेटिक्स में। उसके अलावा अगर हम देखें दूसरा एग्जांपल, तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन में जो सबसे पहली जाने माने वाली थ्योरी होती है वो होती है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। उसके बाद लेमार्क आता है। उसके बाद जो है वो चार्ल्स डार्विन प्लस में मेंडल्स आता है। तो ये बनाते हैं मेंडलिज्म, और जिसे हम कहते हैं मेंडलिज्म प्लस में डार्विनिज्म कहते हैं हम इसको न्यो डार्विनिज्म। तो ये थ्योरीज होती हैं इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो सबसे पहले जो था वो था लेमार्क, और लेमार्क ने क्या थ्योरी दी, उसके बाद आया हमारे पास डार्विन। डार्विन के बाद भी और बहुत सारी थ्योरीज आती रही हैं, बट जो मेन थ्योरी है वो लेमार्क और डार्विन की है। लेमार्क और डार्विन में से भी डार्विन की जो थ्योरी है वो मेन थ्योरी है इवोल्यूशन के लिए, इसलिए हम जो डार्विन को कहते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन। सो लाइफ जो होती है वो चेंज होती है ओवर द टाइम। जो डार्विन्स होता है, डार्विन ने क्या एक्सप्लेन किया? नेचुरल सिलेक्शन को एक्सप्लेन किया। डार्विन की थ्योरी जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी बाय द मीन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेशी, जो इन्होंने प्रोपोज की थी 1859 में की थी ये थ्योरी प्रोपोज। इन्होंने बुक लिखा था ओरिजिन ऑफ स्पेशी, जिस बुक में इन्होंने अपनी थ्योरी प्रोपोज की है जिसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू नेचुरल सिलेक्शन होती है, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। बट उससे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक को, कि ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो डार्विन ने एक्सप्लेन किया। इसने कहा कि ये जो एडवांटेजेस ट्रेट होते हैं, यानी कि ऐसे ट्रेट जो कि एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए मदद करें, उसे हम कहते हैं एडवांटेजेस ट्रेट। और रिप्रोड्यूस करने में मदद करें उसे हम कहते हैं एडवांटेजेस ट्रेट। तो ऐसे ट्रेट जो कि एडवांटेजेस हैं वो नेचुरल सिलेक्शन करवाएंगे। उसके बाद दूसरी थ्योरी है लिमार्क की। लिमार्क जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता है। इट मीन्स के लिमार्क की जो थ्योरी है वो है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ये थ्योरी क्या हमें बताती है? ये थ्योरी हमें ये बताती है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो
जो वो क्या करते हैं, वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अपनी लाइफ टाइम में अगर वो कोई अडॉप्ट कर लें कोई कैरेक्टर, तो वो जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है उनके ऑफ़स्प्रिंग्स में। ये इनहेरिटेड होता है, यानी कि ऐसे कैरेक्टर्स जो कि एक्वायर करें, हासिल करें, एनवायरमेंटल चेंजेस के दौरान लाइफ टाइम में अपनी ज़िंदगी में, वो ट्रांसफ़र होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये लेमार्क की थ्योरी थी जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसके बाद दूसरी थ्योरी होती है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है सडन चेंज। सडन चेंज का मतलब होता है एक ऐसी चेंज जो कि सडन आए, बट किस में आए, जेनेटिक मटेरियल में आए, और वो सडन चेंज क्या करे, इवोल्यूशन कॉज करे। उस थ्योरी को हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी। उसके बाद हमारे पास मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी है जो कि डार्विनिज्म प्लस में जेनेटिक्स, यानी कि डार्विन की थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन प्लस में जेनेटिक्स यानी कि मेंडल की थ्योरी, लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी, जिसे आप नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं। अच्छा, अब हम डिटेल में देखते हैं डार्विनिज्म को। डार्विनिज्म जो है उससे उसकी थ्योरी को हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ये चार्ल्स डार्विन ने प्लस में उसके साथ एक को-वर्कर था जिसका नाम था अल्फ्रेड रसेल वेलिस। इन्हों दोनों ने काम किया था और अल्फ्रेड रसेल वेलिस ने ही चार्ल्स डार्विन को इंस्पायर किया कि अपनी थ्योरी जो है वो आप प्रपोज़ करें। उसके बाद जो डार्विन है उन्होंने ये बताया कि इंडिविजुअल जो होता है जिसके पास बेटर ट्रेड्स होते हैं, अडैप्टिव ट्रेड्स होते हैं, वो एनवायरनमेंट में मोर लाइकली टू सर्वाइव। यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि मोर अडैप्टिव है, उसके पास ऐसी सलाहियतें हैं जो कि एनवायरनमेंट में रहने के काबिल है, वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा उसके चांस है कि वो एनवायरनमेंट में रहे। और उसके अलावा उसके ऑफस्प्रिंग्स में भी वो ट्रेड ट्रांसफ़र होंगे। अगर जेनेटिक्स में वो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो ट्रांसफ़र होंगे। और उसके अलावा ये क्या करेंगे, ये वो एनवायरनमेंट में उनको ये ट्रेड्स हेल्प करेंगे कि वो सर्वाइव करें। इट रिलाइज़ ऑन द वेरिएशन, डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड हेरिडिटी। सो हेरिडिटी और उसके अलावा डिफरेंशियल सर्वाइवल और वेरिएशन, ये जो चेंजेस आ रही हैं और उन चेंजेस को जो ऑर्गेनिज्म है उसके बेटर ट्रेड्स होंगे, अडैप्टिव ट्रेड्स होंगे तो वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जिसके ज़्यादा अडैप्टिव ट्रेड्स होंगे वो ही सर्वाइव करेगा। उसके बाद डार्विन को मैं और अगर एक्सप्लेन करूँ, इसके पोस्टुलेट में आपको बताऊँ, तो ऑल लिविंग थिंग्स इवॉल्व चेंज ओवर द टाइम, दिस थ्योरी इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। एंड चार्ल्स डार्विन proposed this theory in 1859 in his book Origin of Species। जो की पॉइंट्स हैं, की मैकेनिज्म है डार्विनिज्म के, सबसे पहले है वेरिएशन, यानी कि छोटी-छोटी चेंजेस आएँगी मेंबर ऑफ स्पीशीज़ में, पॉपुलेशन में जैसे चेंजेस आएँगी तो वो क्रिएट करेंगी एक न्यू स्पेशी और इवोल्यूशन होगी। और जो इवोल्यूशन होती है, जो न्यू स्पीशीज़ क्रिएट होती हैं, नेचुरल सिलेक्शन जो होती है, उसमें सबसे पहला ये ज़रूरी है कि पॉपुलेशन में ओवर प्रोडक्शन हो, ओवर रिप्रोडक्शन हो, यानी कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस हो उनमें। जो चार्ल्स डार्विन बात करता था ना, वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करता था, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वही सर्वाइव करेंगे। और उसके अलावा इनके जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिटेड हों, और उसके अलावा इनके जो ट्रेड्स हैं वो बेटर हों, यानी कि ये जो इनके जो जीन्स हैं वो ट्रांसफ़र हों जनरेशन आफ्टर जनरेशन, प्लस में उसके जो जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो अडैप्टिव हों, यानी कि एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव होने के काबिल हों। उसके अलावा स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो सर्वाइव करेंगे उनमें स्ट्रगल होगी, यानी कि जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, फूड, शेल्टर, ये सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं। तो इसलिए कॉम्पिटिशन होती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस। और जो स्ट्रगल करेगा वो, जिसमें जो जीतेगा, जो कॉम्पिटिशन में जीतेगा, वही सर्वाइव करेगा, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो ओनली दोज़ ऑर्गेनिज़्म विल सर्वाइव व्हिच हैव द बेटर ट्रेट। जो जिसके पास बेटर ट्रेट होंगे वही सर्वाइव करेगा, अदरवाइज़ जो है वो पेरिशेड हो जाएँगे, यानी कि एक्सटिंक्ट हो जाएँगे। अच्छा, उसके अलावा ये थी डार्विन की थ्योरी। डार्विन ने ये सारी थ्योरी कैसे दी? ये गया था इंग्लैंड से, गया था एचएमएस बीगल पर, एक शिप का नाम है, गैलापागोस आइलैंड पर गया था। उसने वहाँ पर फिंचेस देखी जिसमें वो एडाप्टिव रेडिएशन देख रहा था। जिसकी वजह से उस वहाँ से वो इंस्पायर हुआ और उसने ये थ्योरी प्रपोज़ की थी। लेमार्किज़्म की थ्योरी जो है वो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन पर और उसके अलावा इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर पर ये मुश्तमिल है। सो लेमार्किज़्म की थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जो थ्योरी है
लेमार्क ने ये बताया था कि जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्वायर करता है जो ऑर्गेनिज्म लाइफ टाइम में। जैसे कि जिराफ ने जो अपनी नेक थी वो स्ट्रेच कर दी थी, वो उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही थी। बट जो ये जो था ये गलत था, ये मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ने जेनेटिकली ये रॉन्ग साबित कर दिया था। तो इसलिए लेमार्क की थ्योरी जो है वो ये थोड़ी सी इस पॉइंट पर आके डीमेरिट हो जाती है। यहाँ पर थोड़े से उनको क्रिटिसिज्म हुआ था लेमार्क को कि उसकी जो थ्योरी है यहाँ पर किस तरह ये जो है उनके कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक्सप्लेन करें, तो लेमार्क इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई थी म्यूटेशन थ्योरी, जो कि डी वेरीज ने दी थी। हुगो डी वेरीज का नाम था। इसने ये बताया था कि इवोल्यूशन जो होती है वो ऐसे वैसे नहीं होती, वो डायरेक्टली सडन चेंज आती है, एक वो लार्ज म्यूटेशन होती है और उसके नतीजे में जो इवोल्यूशन हो जाती है, न्यू स्पीशी क्रिएट हो जाती है। उसके बाद मॉडर्न सिंथेसिस थ्योरी है, जैसे नियो डार्विनिज्म हम कहते हैं, एक ऐसी थ्योरी जो जिसमें डार्विनिज्म प्लस में मेंडलिज्म जो है वो मिलकर बनाते हैं मॉडर्न थ्योरी, जिसमें जेनेटिक्स प्लस में नेचुरल सिलेक्शन आती है। उसके बाद मेयर्स की कुछ 5 इंटरकनेक्टेड थ्योरीज थी डार्विन के लिए। तो इसमें 5 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स है, जिसमें परपेचुअल चेंज, कॉमन डिसेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्पीशी, ग्रेजुअलिज्म और उसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन। इस पे अर्नेस्ट मेयर ने कुछ आर्ग्यू किए थे डार्विन के 5 पॉइंटों पर। उसके बाद है न्यूटन थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन सजेस्ट मोस्ट ऑफ द इवोल्यूशनरी चेंज एट द मॉलिक्यूलर लेवल आर कॉज्ड बाय द रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑफ म्यूटेंट एलील दैट आर नाइदर बेनिफिशियल और नॉर डेट्रीमेंटल। तो इसमें ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जो ट्रेड्स जो अलील्स म्यूटेंट हो रहे हैं ना तो वो बेनिफिशियल हैं ना तो डिट्राइमेंटल हैं, बट वो रैंडम चेंजेस जो आ रही हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, वो सडन एक इवोल्यूशनरी चेंज होती है वहाँ पर म्यूटेशन मॉलिक्यूलर लेवल पर, जो कि किसके थ्रू होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू होती है, और उसके अलावा जो कि ना तो बेनिफिशियल है ना तो हार्मफुल है। क्रिएशनिज्म मैंने आपको बताया एक ऐसे नॉन साइंटिफिक बिलीव होता है जो कि लाइफ है वो क्रिएट हुई है डिवाइन फोर्स से, यानी कि किसी ने सुपर पावर ने क्रिएट किया लाइफ को, विच कॉन्ट्राडिक्ट इवोल्यूशनरी एविडेंस, यानी कि वो इवोल्यूशनरी थ्योरी से वो कॉन्ट्राडिक्ट है क्रिएशनिज्म वाला। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि देयर आर द टू स्कूल ऑफ थॉट। एक जो बिलीव करते हैं वो क्रिएशनिज्म में बिलीव करते हैं, दूसरा जो है वो बिलीव करते हैं इवोल्यूशनिस्ट में। उसके बाद म्यूटेशन प्रेशर ड्राइवन बाय द रिकरेंट often deleterious mutation constantly introduce new alleles and increase genetic diversity raw material for the evolution। so मैंने आपको बताया पहले भी जो म्यूटेशन होता है वो एक रॉ मटेरियल होता है इवोल्यूशन के लिए। उसके बाद म्यूटेशन प्रेशर क्या होता है, एक चेंजेस अलील के अंदर जो कि रिपीटेडली हो रही हैं, और वो म्यूटेशन हो रही है, उसके स्पेसिफिक म्यूटेशन हो रही है जो कि म्यूटेशन प्रेशर क्रिएट कर रही है फॉर द इवोल्यूशन इवोल्यूशन के लिए। इसी तरह सिलेक्शन प्रेशर होता है, तो नेचुरल सिलेक्शन होती है अगेंस्ट द deleterious mutation introduce the mutation by the mutation pressure favoring the advantageous trait and increasing the survival and reproduction। वही बात है यहाँ पर, ये जो सिलेक्शन होती है वो ऑर्गेनिजम्स को जो अडेप्टिव ट्रेड्स होते हैं उनको मोर सर्वाइव के चांसेस होते हैं और रिप्रोड्यूस करने के चांसेस होते हैं। इसी तरह इमिग्रेशन क्रॉस ब्रीडिंग होती है जो कि इंट्रोड्यूस होती है नो न्यू जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द अदर पॉपुलेशन, जो कि इमिग्रेट का मतलब होता है न्यू जीन फ्लो हो रहा है, इमिग्रेशन का मतलब जीन फ्लो हो रहा है एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन तक, और इसमें क्या हो रहा है जेनेटिक वेरिएशन आती है। उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया एक रैंडम चेंजेस होती है एलील के अंदर जो कि मेनली स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर होती है। ये क्या करता है, दिस इज द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, कॉज द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं म्यूटेशन सिलेक्शन में और म्यूटेशन ड्रिफ्ट में, माइग्रेशन एंड क्रॉसिंग में। तो म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस जो कि जेनेटिक मटेरियल में आ रही है, और सिलेक्शन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो मोर अडेप्टिव हैं वो सिलेक्ट होंगे, अदरवाइज दे विल बी पेरिशेड। इसी तरह म्यूटेशन जो होती है वो स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जो रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होती हैं, यानी कि अलील्स में फ्रीक्वेंसी में चेंज होती है, उससे म्यूटेशन होती है, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन कॉज करता है। और ड्रिफ्ट क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है यानी कि अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट। जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आती है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। इसी तरह माइग्रेशन होती है, जीन का फ्लो होता है, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि इट इज़ द फंडामेंटल ड्राइवर ऑफ इवोल्यूशन, यानी कैसे इवोल्यूशन होती है। ये कैसे होती है इवोल्यूशन आइसोलेशन से,
इसमें क्या होता है ना, फिजिकली जैसे ज्योग्राफिक हम कहते हैं, या बायोलॉजिकली जैसे हम रिप्रोडक्टिव कहते हैं, सेपरेशन हो जाती है स्पीशीज की। समटाइम्स क्या होता है, अर्थक्वेक आ गए, जमीन का एक हिस्सा टुकड़ा टूट गया और स्पीशीज है वो आपस में अलग हो गई, तो इसको हम कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। तो स्पीशीज जैसे अलग अलग हो जाती हैं, फिर टाइम के बाद, एक वक्त के बाद न्यू स्पीशीज बन जाती हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पेसिएशन। सो फिजिकल बैरियर्स जैसे कि माउंटेन आ गया, ओशंस आ गए, या कुछ ऐसा कुछ हुआ जैसे पॉपुलेशन सेपरेट हो गई, तो उनमें इंटरब्रीडिंग जो है वो प्रिवेंट हो गई। इससे क्या होगा, इससे न्यू स्पीशीज बन जाती है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। इसी तरह जो दूसरा होता है सिंपेट्रिक स्पेसिएशन, जिसमें बायोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं, इसमें मेटिंग प्रिवेंट हो जाती है और पॉपुलेशन जो है वो एक ही एरिया पर ऑक्यूपाई करते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाती है, और इसको हम कहते हैं सिंपेट्रिक स्पेसिएशन। इसी तरह प्री जाइगोटिक बिहेवियर और पोस्ट जाइगोटिक बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर और इकोलॉजिकल और टेम्पोरल, टेम्पोरल कहते हैं हम टाइमिंग डिफरेंस प्रिवेंट द मेटिंग, जिसमें क्या होता है, मेटिंग प्रिवेट होती है, उसको हम कहते हैं प्री जाइगोटिक। यानी कि ऐसा बिहेवियर, कोई इकोलॉजिकल चेंज आ रही है, या कुछ ऐसा डिफरेंस, टेम्पोरल डिफरेंस आ रहा है, टाइम डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से मेटिंग ही ना हो, तो उसको हम कहते हैं प्री जाइगोटिक। और पोस्ट जाइगोटिक का मतलब होता है जिसमें हाइब्रिड्स बन गए हैं बट कैन नॉट सर्वाइव और रिप्रोड्यूस, यानी कि जैसे कि म्यूल का एग्जांपल आता है, म्यूल स्टेराइल होता है। यानी कि जो हमारे पास पोस्ट जाइगोटिक होता है उसमें वो बन तो गए हैं हाइब्रिड्स, बट उनमें जो आगे प्रोड्यूस हो रहा है, सर्वाइव हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा, जिसमें एग्जांपल आता है म्यूल स्टेरिलिटी का। यहाँ पर भी वही सेम बातें हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है सिलेक्शन और टाइप ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब होता है, एक होता है डायरेक्शनल सिलेक्शन, दूसरा होता है स्टेबलाइज सिलेक्शन, तीसरा होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। सिलेक्शन मैंने आपको बताया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वेल अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, और जो वेल अडेप्टेड नहीं होते वो पेरिशेड हो जाते हैं। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन ऐसा सिलेक्शन होता है जो कि एक ही एक्सट्रीम पर जाए, और उसके अलावा स्टेबलाइज ऐसा होता है जो कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स को फेवर करे, और तीसरा डिसरप्टिव ऐसा होता है जो कि बोथ एक्सट्रीम पर फेवर करे। पोटेंशियली इसमें स्पेसिएशन होती है डिसरप्टिव में। वेरिएशन क्या है, हेरिडिबिलिटी क्या है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन क्या है। वेरिएशन आपको बताया मैंने कि फिनोटिपिकली जो डिफरेंस आता है, जिसके थ्रू पॉपुलेशन के अंदर जो चेंज आती है, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। और हेरिटेबल जो होता है, वो ट्रेड्स के अंदर जो चेंजेस पास होती हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसे हम कहते हैं हेरिटेबिलिटी। डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है सम इंडिविजुअल आर मोर सक्सेसफुल एट रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रेड। एक ऐसे इंडिविजुअल जो कि मोर सक्सेसफुल हैं रिप्रोड्यूसिंग में ड्यू टू उनके जो ट्रेड्स हैं वो वेल अडेप्टेड हैं, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जो एग्जांपल्स होते हैं यहाँ पर, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, गैलापागोस फिंचेस हैं। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, पिपर्ड मोथ अडेप्टिंग टू पॉपुलेशन। इसमें जो पिपर्ड मोथ होती हैं, मोथ एक इंसेक्ट होता है जिसमें वो अडेप्ट करते हैं। इनमें हमने देखा था इंडस्ट्री से पहले और इंडस्ट्रीज के बाद जो है वो मोथ किस तरह पॉल्यूशन को अडाप्ट कर रहा है, किस तरह जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। पहले जो वाइट पेपर मोथ थे वो ज़्यादा थे, इंडस्ट्रीज के बाद जो डार्क पेपर मोथ थे वो ज़्यादा हैं। वो सर्वाइव करने के लिए उनकी जो चेंजेस आ रही हैं उनको हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म प्रोसेस में पढ़ते हैं। इसी तरह बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है, तो मेडिसिन खा खा के कोई जो होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से, ज़्यादा मेडिसिन लेने से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने आप को इवॉल्व कर देते हैं उस मेडिसिन के लिए, और वो मेडिसिन उनको असर ही नहीं करती। तो इस प्रोसेस, ये भी प्रोसेस है, एक किस्म का एवोल्यूशन होता है। उसके बाद गैलापागोस फिंचेस जो थी, ये चेंज हो रही थी, इनकी बीक की शेप जो है वो चेंज थी ड्यू टू देयर फूड अवेलेबिलिटी। यहाँ पर एडाप्टेशन वही है, सेम प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। एडाप्टेशन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें एग्जांपल आपको पीपर्ड मोथ कलर का चेंज मैंने आपको बताया, जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म होता है। या इसमें आपने एग्जांपल ले लिया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। इवोल्यूशन माइक्रो मैक्रो होती है, मैंने आपको बताया पहले। उसके बाद एक्सटेंशन क्या होती है, ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट से अगर चले जाएं, गायब हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंट।
टाइप ऑफ सिलेक्शन मैंने आपको बताया, डायरेक्शनल सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन जिसमें एक्सट्रीम फिनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस हो, एक ही एक्सट्रीम पर हो, वो शिफ्ट करती है पॉपुलेशन को। इसमें जो एग्जांपल आता है वो लॉन्गर नेक आता है। यहाँ पर जो नेक है वही लॉन्ग हो रही है, एक ही फिनोटाइप को एक्सट्रीम कर रही है, उसे हम कहते हैं डायरेक्शनल। स्टेबलाइजिंग जैसे कि यहाँ पर फेवर इंटरमीडिएट वेरिएंट्स, यहाँ पर इंटरमीडिएट जो है वो फिनोटाइप को सपोर्ट फेवर मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन बर्थ वेट जो होता है, बेबी का जो वेट होता है वो सूटेबल क्या होता है, वो तकरीबन 2 to 3 kg सूटेबल होता है वेट, तो वो स्टेबलाइजिंग होता है। उसके बाद डिसरप्टिव जो है वो बहुत एक्सट्रीम यहाँ पर फॉलो होती है, तो उससे उसमें एग्जांपल आता है स्पेसिएशन का। इसी तरह सेक्सुअल सिलेक्शन जो होती है ऐसे ट्रेट जो कि मेटिंग सक्सेस को इम्प्रूव करें और पास ऑन हो इंडिविजुअल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सो ऐसे ट्रेड्स जो कि इम्प्रूव करें मेटिंग सक्सेस, जो कि पास ऑन होते हैं इवन इफ दे हिंडर सर्वाइवल, जैसे कि पीकॉक टेल इसमें एग्जांपल आ जाता है। इसके अलावा कन्वर्जेंस, रेडिएशन, रिग्रेशन, एक्सटेंशन है। इसमें अगर आप देखें कन्वर्जेंस जो होता है जिसमें अनरिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं वो एक ही पॉइंट पर सिमिलर ट्रेट के थ्रू वो कन्वर्ज होती है। रेडिएशन मन के एक ही स्पीशी एंसेस्टर है, वो बहुत सारी स्पीशीज में रेडिएट हो रहा है ड्यू टू देयर इकोलॉजिकल निचेस, इकोलॉजिकल डिफरेंस। जैसे कि जो डार्विन फिंचेस थी वो एक बीक वाली स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज बनी ड्यू टू देयर फूड अवेलेबिलिटी। इसी तरह हमारे पास रिग्रेशन होता है, इसमें लॉस होता है या सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड होता है दैट आर नो लॉन्गर बेनिफिट इन द एनवायरनमेंट। यानी कि वो जैसे कि लॉस ऑफ आई इन द केव डेवलिंग एनिमल जो होते हैं वो लॉस कर देते हैं अपनी आय को, क्योंकि उनके लिए जो ये ट्रेड है वो बेनिफिशियल नहीं है ज़्यादा एनवायरनमेंट में, इसलिए उसको लॉस करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रिग्रेशन। एक्सटेंशन मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। इसके अलावा यहाँ पर बतीसियन मिमिक्री और मुलेरियन मिमिक्री होती है। एक ऐसी मिमिक्री जिसमें हार्मलेस स्पेशी जो होता है वो डेंजरस और टॉक्सिक जो प्रीडेटर्स के जैसे अपने आप को दिखाते हैं। हार्मलेस स्पेशी मिमिक करते हैं, इवॉल्व करते हैं टू लुक लाइक अ डेंजरस और टॉक्सिक वन। तो डेंजरस लाइक वो मतलब अपनी अपीयरेंस बना देते हैं जो कि हैं हार्मलेस। तो इस मिमिक्री को इसको हम कहते हैं बतीसियन मिमिक्री। इसी तरह जो मुलेरियन मिमिक्री होता है इसमें 2 और मोर डेंजरस स्पेशी वो क्या कर देती हैं, लुक लाइक ईच अदर, वो एक दूसरे की तरह अपने आप को बना देती है। इससे होता क्या है, इससे खतरा जो है इन दोनों को म्यूचुअली एक दूसरे के से जो खतरा होता है वो अवॉइड करते हैं इस तरह। सो मिमिक्री का मतलब होता है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो अपने दिफा करने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए, चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये मिमिक्री करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ सेक्सुअल सिलेक्शन मैंने आपको बताया पहले ही, और डार्विन कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस मैंने आपको बताया था, फिशर्स व्यू, Ronald Fisher unified the Darwin's idea with Mendelism. His fundamental theory stated the rate of increase in the fitness is equal to the genetic variance in the fitness. तो इसमें यही बता रहा है कि जो डार्विन और मेंडल का कॉन्सेप्ट था इन दोनों को मिलाकर फिशर ने अपना आइडिया दिया था कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जिनकी जो जेनेटिक वेरिएशन फिट होंगे, यानी कि सर्वाइव करने में मदद करेंगे। इसी तरह रिकैप्सुलेशन थ्योरी होती है जिसमें अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। उसने ये एक्सप्लेन किया था कि जो ऑन्टोजेनी होती है वो रिपीट करती है फाइलोजेनी को। फाइलोजेनी यानी कि उनके एंसेस्टर्स, और जो ओंटोजेनी होती है उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपीयरेंस थोड़ी सी शो करते हैं। तो वो रिकैप्सुलेशन थ्योरी थी जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने दी थी। ज़हावीज़ हैंडीकैप थ्योरी एक ऐसी थ्योरी होती है, सजेस्ट करती है, एलाबोरेट करती है, जो मेल ट्रेट्स होते हैं आर द ऑनेस्ट सिग्नल ऑफ हाई जेनेटिक क्वालिटी बिकॉज ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल कैन सर्वाइव डिस्पाइट द बर्डन। तो इसमें ये बता रहा है कि ये जो मेल ट्रेट्स होते हैं और उसके अलावा ये डोमिनेंट होते हैं क्योंकि, तो वही इंडिविजुअल्स जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल होते हैं और उसके अलावा जेनेटिकल क्वालिटी जिनमें ज़्यादा होती है वही सर्वाइव करते हैं डिस्पाइट ऑफ द बर्डन्स। बर्डन का मतलब एनवायरमेंटल ट्रॉमास और एनवायरमेंटल जितने भी स्ट्रेसेस हैं उनको उनके बावजूद भी जो ट्रेड सर्वाइव कर रहे हैं वो सर्वाइव होते हैं। बेसिकली एक ऑनेस्ट सिग्नल होते हैं, एक हाई क्वालिटी
जेनेटिक हाई क्वालिटी के, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल में ही प्रेजेंट है और वो सर्वाइव करने में मदद करते हैं। सो ये सेम टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया सारा। सो रिकैप्चुलेशन थ्योरी वही है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी। सो ये इवोल्यूशन का कुछ टॉपिक था, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी अगर क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।